नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक समाचार मिला है कि ये जो राहुल गांधी है और जैसा कि बताया गया है ये इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का ये तत्व है और अब चुनाव आयोग ने इसकी पार्टी को एक मान्यता दे रखी है। उसको भी शर्म नहीं आती है कि इतना देश विरोधी तत्व को इस तरह से मान्यता दे करके जो है वो हमेशा चीन के पक्ष में बोलता रहता है, डोकलाम के मुद्दे पर चीन का पक्ष लेता है, आतंकवादियों का साथ देता है, पाकिस्तान का साथ देता है। तो ये इस देश को तो कष्ट है। चुनाव आयोग को जरा भी इस बात की तस्दीक नहीं आई और तमाम इस तरह के सब झूठ भी बोलते हैं ना। तो और ये मोदी महोदय जो है उसको अधिक से अधिक इसी का अपराधी मानते हैं कि वो परिवारवाद चलाते हैं और ये एक नासमझ किस्म का बच्चा है जो कि 51-52 साल का है। लेकिन इससे देश को नुकसान क्या है और हमारी जनता का क्या नुकसान है, हमारी संस्थाओं का क्या नुकसान है, हमारी जो संवैधानिक कानून संस्थाओं का क्या नुकसान है और ये कितना बड़ा डकैत है इस देश के लिए और कितना बड़ा अभिशाप है इस देश के लिए, इस पर बीजेपी वाले और चैनल वाले ये बोलने को तैयार नहीं है। खैर ये विषय भटक जाएगा लेकिन इतनी जानकारी होनी चाहिए और ये बात इसलिए कही जा रही है कि अभी भी लाख इसकी दुष्टताओं करने के बाद देखिए ये सारी बातें भारतीय जनता के दल इसलिए कह रहा है कि सिर्फ अपनी भारतीय अवाम को केंद्रित करके ये इन बातों को परख रहा है और मेरा विश्वास यकीन है कि कोई भी अपने देश को और अपनी अवाम को केंद्र में रख करके विचार करे तब उसको आसानी से पता चल जाएगा कि ये राहुल गांधी, अखिलेश, ममता बनर्जी इस मुल्क के और उसी प्रकार और भी हम कम के वही नहीं हो, ये देश के लिए कितने खतरनाक है। और यही नहीं माने जितनी भी गंदगी हो सकती है, झूठ और अफवाह, हमें हर वक्त झूठ बोलना और ये मीडिया वाले उन्हीं के वक्तव्यों को ले करके बराबर घुमाते रहते हैं। तो देश को दुखड़ा कष्ट जो है चारों ओर से है। तो ऐसा नहीं है कि इसका उपाय नहीं है, उपाय तो है। अब हमारे भारतीय भाई बहन जो है सारे भ्रम तोड़ करके और सिर्फ हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह थे ये काले अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज इसी देश के
उन सफेद अंग्रेजों से अधिक खतरनाक है। इसका निवारण करना है, और वो विभिन्न रूपों में है। और जैसे जैसे उसकी प्रजाति बढ़ती जाती है, जैसे मतलब कि ये आम आदमी पार्टी इसी जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस का एक दूसरा अवतार वो खड़ा हो गया है। तो जितना झूठ और अफवाह ये फैलाता है वो राहुल गांधी, ये अब उसका गुरु हो, गुरु तो यही है। जो उसका चेला है वो चीनी हो गया है झूठ और अफवाह फैलाने में। और जो गद्दारी राहुल गांधी करता है उससे कई गुना गद्दारी ये करता है। ये केजरीवाल और इन समूह का बस सबसे बड़ा हथियार होता है झूठ बोलना और अफवाह फैलाना। और उस झूठ और अफवाह को ये मीडिया वाले बिल्कुल को हाथ पर लेकर के उसको जो है वो फैलाते रहते हैं। और उसी झूठ और अफवाह फैलाने वालों के जो प्रवक्ताओं को ये बुला करके झूठ और अफवाह जो है वो फैलवाते हैं। ये अफवाह है। और कौन मीडिया जो अपने को कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो हमारे इस देश को और हमारी भारतीय आवाम को चारों से कितने कष्ट हैं, यही अपने आप में एक गंभीर विषय है। तो इस पर और विस्तार से चर्चा हम करेंगे किसी और एपिसोड में। अभी फिलहाल चीन को लेकर के, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ये गद्दार राहुल गांधी 2008 में समझौता किया हुआ है। यह हमारे देश के लोग इस गद्दार राहुल गांधी से सवाल करें कि तुमने कौन सा समझौता किया है। और उसी प्रकार ये नकली राष्ट्रवादी मोदी से भी सवाल करें कि आज तक तुमने जो राहुल गांधी ने गद्दारी करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया है, तुमने अब तक उसकी जांच क्यों नहीं कराई। ये झूठा जो राष्ट्रवादी है ये मोदी, इससे देश के लोग सवाल कर रहे हैं। ये मीडिया वाले जो झूठा इनकी भटैती करते हैं भाट बन करके, इन मीडिया वालों से भी सवाल किया जाना चाहिए कि अब तक तुमने मोदी से सवाल किया, बीजेपी वालों से सवाल किया कि इस गद्दार राहुल गांधी ने 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से जो समझौता किया है, जिसके तहत उसने $800 मिलियन का रिश्वत लिया है राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, उस समझौते में क्या है। इस मोदी सरकार ने उसकी जांच कराई? इस मीडिया ने कभी सवाल पूछा? इसकी चर्चा चलाई? नहीं। तो मीडिया वाले भी इस देश के बहुत बड़े गद्दार हैं। जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के आगे आया कि इस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया है, सुप्रीम कोर्ट महोदय ने बस इतना ही आश्चर्य व्यक्त किया कि हमने पहली बार सुना है कि दो देशों के बीच में, राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस तरह का समझौता हुआ है। बस यहीं तक सुप्रीम कोर्ट की आत्मा बस यहीं तक रुक गई। इसके बाद मैंने ऐसी पार्टी से कैसे इस देश को निजात मिले, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का दिमाग वो जो है ठिठक गया। उन्होंने चुनाव आयोग को आदेश नहीं दिया कि ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। आखिर इन हमारे देश के दुष्टों का तांडव यूं ही नहीं हुआ है। उनको संरक्षण कैसे मिलता है, इसी नमूने से आपको जो है आपको एक अंदाज मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय महोदय ने, हालांकि उनको बोलना चाहिए हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, तो हम क्या कहें, जो इन्होंने इस देश को दिया है
और जनता को कितना दुखी किया है। यानी इनको पाल पाल करके इन राजनीतिक पार्टियों को, तो सर्वोच्च न्यायालय महोदय के सामने जब बात आई और उन्होंने कहा कि हमको बड़ा आश्चर्य है कि हमको इस तरह का पहला केस लगता है कि दो देशों के राजनीतिक पार्टियों के बीच में, जबकि कायदे से नियम से दो देशों में जो उनकी सरकारें हैं उनके बीच में समझौता होता है और उन समझौतों का अक्सर जो है दोनों देश आदर करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन पहला वाकया था कि दो देशों के राजनीतिक पार्टियों के बीच में इस और ये एक ओर से सिग्नेचर किया ये उस समझौते में ये गद्दार राहुल गांधी और दूसरी ओर से वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो फॉरेन रिलेशन का जो इंचार्ज था शायद उसने किया होता। और उससे भी जो खतरनाक बात थी कि किसने $8 मिलियन का रिश्वत लिया है, ये गद्दार राहुल गांधी जो है। देखिए कितनी विचित्र और दुख की बात है। ये इस जेएनपीसी का, इस देश के खिलाफ गद्दारी का, यानी तमाम इस तरह की बातें तो तमाम है, कुछ नमूने जो है भारतीय जनता का दल रखता है। जेएनपीसी के जितने भी आते हैं सिपह सालार भारतीय जनता दल के यानी पदाधिकारी से मिलने बात करने के लिए, वो कभी भी अफसोस जाहिर नहीं करते हैं कि इस दल ने इस देश के साथ गद्दारी किया है। अब हम ये काम हम छोड़ देंगे। जिस देश ने इसको इतना सम्मान दिया, सारे साधनों का प्रयोग किया, उसी और लोग कहते हैं अरे जिसकी थाली में खाया उसी छेद किया, ये मुहावरा तो बहुत बौना लगता है। जिस देश ने इस कांग्रेस पार्टी को इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दिया, दौलत भी लूट करके विदेशी बैंकों में जमा किए, उसी के साथ इसने बार बार जो है वो गद्दारी किया है। इन सबों को आज तक अफसोस नहीं है, कभी भी छोटा सा रिग्रेट नहीं है, बस सिवाय धमकी हम देख लेंगे। क्या देख लोगे भाई? यही देख लेंगे, मरवा देंगे और मारपीट कर देंगे। यही इनका देखना है, गुंडों की भाषा में। तो मतलब ये एहसास, ये महसूस की जो है, ये जो जेएनपीसी के लोग जो है इस देश के लिए कितना खतरनाक हैं, ये समझने की जरूरत है। तो 2008 में शायद उसने खोल करके भारतीय बाजार दुश्मन चीन के लिए खोल दिया और इस चीन की सेना को और अंदर भारत की सीमा में घुसवा दिया और इसके पहले भी घुसवाते रहे। ये जेएनपीसी वाले 45,000 वर्ग मील तो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। और इसके बाद सीमा पर कोई सीमा पर इस जेएनपीसी की जो जिन सरकारें आई थी, उन्होंने सड़क भी नहीं बनवाया, न सड़क न और इस किस्म की कोई आधारभूत सुविधा। और बताना पड़ेगा कि एक बार 4-5 साल पहले लद्दाख के एक सांसद हैं, नामयांग शेरिंग जामयांग करके हैं। लद्दाख में सड़क तो बनी नहीं, और सड़क बनी और सड़क बनने का पैसा हड़पने के लिए इस जेएनपीसी वालों ने कि वहां सड़क बन गई है, कोई मौके पर तो गया नहीं, ऊपर हेलीकॉप्टर से फोटो लिया। अब फोटो कैसे लिया कि नीचे कम्बल बिछा करके, काले कम्बल बिछा करके कि देखा ये सड़क बन गई। इस कदर के ये सब गद्दार हैं जेएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवहन संचार चौकड़ी के लिए कि सीमा पर सड़क तो नहीं बनाई, सड़क बनाने के नाम पर
फंड को हड़पने के लिए, इम्बेजिल करने के लिए, और जो है वो जो है उसको भ्रष्टाचार का शिकार बनाने के लिए ये मैंने ये इस तरह का फोटो लिया। सड़क बन गई है और मौके पर नहीं गए, हेलीकॉप्टर से वो फोटो लिया, और जो फोटो लिया तो कम्बल बिछा करके, काले कम्बल बिछा करके। कितने गिरे हुए हैं सब ये जेएनपीसी वाले, और आज तक इन सबों ने अफसोस जारी नहीं किया कि इस देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारियां ये करते रहे। तो चीन की और बात कर लेते हैं। तो सन 62 के युद्ध के बहाने ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे देश की 45,000 वर्ग मील जो है चीन को थमा दिया, और चीन को थमाने के बाद ये संसद में बोलता रहा कि वो उतना लद्दाख का भाग चला गया तो क्या हुआ, वहां तो एक घास भी नहीं उगती है। हालांकि उस समय काफी रोष होना चाहिए और देशभक्ति इस देश में होती तो उस नेहरू को उखाड़ फेंक देना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि किस नेहरू को लात मार करके जो है चीन ही जो है वो भेज देना चाहिए था। लेकिन उस संसद में काटा तो खून नहीं, न बने। सिर्फ एक महावीर त्यागी ने बस ये बोला कि नेहरू महोदय, हमारे सर पर भी बाल नहीं है, तो क्या हमारे सर को भी जो है आप दे देंगे चीन को। लेकिन जरूरत इस बात की कि कम से कम एक तो सांसद ये कहता कि अरे नेहरू महोदय, आपके भी सर पर बाल नहीं है। देखिए जरूरत किस बात की थी। हालांकि कितनी कायरता भरा ये बोला इन्होंने महावीर त्यागी ने। बोलने की आवश्यकता क्या थी? बोलने की आवश्यकता ये थी कि ये पूछते उस गद्दार नेहरू से कि नेहरू महोदय, आपके सर पर भी बाल नहीं है, तो क्यों ना आपके ही गर्दन को काट करके चीन को दे दिया जाए। इस तरह का वक्तव्य दिया जाता तो तब शायद उसकी मोटी चमड़ी में कुछ असर होता। तो लेकिन जिसको वो गद्दार नेहरू बोला कि यहां पर घास भी नहीं उगती, आज वहां पर लिथियम के भंडार मिले हैं, और वो लिथियम जो है मोबाइल बैटरी में और बैटरी में काम आता है। तो ये गद्दारी कितना महंगी पड़ी है इस देश को। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय अवाम इसको समझे, और इन गद्दार जेएनपीसी वालों से पूछे। देखिए, पूछना बहुत जरूरी है। अभी भी जेएनपीसी के मोह माया जाल में हरियाणा के तमाम लोग पड़े हुए हैं। हरियाणा के हमारे कौशिक कहे जाने वाले कौशिक ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी इस जेएनपीसी के मोह माया जाल में पड़े हुए हैं, और इस गद्दार को वोट देने के लिए वो तैयार है। केरल के हमारे काफी भारतीय भाई बहन, जब अभी कुछ सर्वे आ रहा है कि अब फिर ये कह रहा सर्वे कि केरल की 20 लोकसभा में से जब ये 2024 का चुनाव होगा तो केरल की 20 लोकसभा में से 18 लोकसभा यानी केरल के लोग उसको जितवा करके इस जेएनपीसी को लोकसभा में भेजेंगे। मेरा यही निवेदन है हमारे केरल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों से। देश का महत्व आपके लिए भी है, और देश के साथ जो गद्दारी करता है उसको भी आप गद्दार समझिए। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है आपकी कि गद्दार कम्युनिस्टों को, गद्दार जो है जेएनपीसी को आप चुने, बल्कि जो है आप नोटा का प्रयोग करके वो भी कर सकते, लेकिन तब तक भारतीय आवाम ताकत दल आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, आ जाएगा। और भारतीय आवाम ताकत दल को भी पर रखिए, हम नहीं कहते हैं,
कि यह देश के लिए आवश्यक है कि नहीं है, उसी कसौटी पर, उसी वो टच स्टोन से इस भारतीय जनता दल के ऊपर रखिए। लेकिन इस गद्दार जीएनपीसी से, गद्दार कम्युनिस्टों से निजात पाइए। और ये सुनने में कितना दुखदाई लगता है कि केरल से अभी भी 20 में से 18 जो है, जो सर्वे बता रहे हैं, वो लोकसभा सांसद जो है चुन करके भेजने वाले हैं। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में, उसी प्रकार झारखंड में, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। इन अभिशापों से, इस काले अंग्रेजों से निजात पानी है। तो चलिए, मैं बार बार विषय के भटकने का एक रहता है। तो चीन की बात हो रही थी, तो एक तो उसने ये किया। फिर भारत की संसद ने एक इसके संबंध में एक जो है यानी एक प्रतिबद्धता का, तो सन 62 की जो गद्दारी इस भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक भारतद्रोही और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारी जमीन वो सौंप दिया इसको, अपने दुश्मन चीन को, 45,000 वर्ग मील। तो उसके एवज में भारतीय संसद ने एक प्रतिबद्धता का या कटिबद्धता का एक प्रस्ताव पास किया हुआ है। वो प्रस्ताव यह है कि जब तक ये देश भारत, और यह आदेश जो है, जो किसको है, भारत सरकार को, कि जब तक 1-1 इंच भारत की जमीन चीन से वापस भारत या भारत की सरकार नहीं ले लेगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस तरह की प्रतिबद्धता या कटिबद्धता या कमिटमेंट का प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित है। हमारा ये पूछना है इस गद्दार जीएनपीसी से, भारत के संसद की वो प्रतिबद्धता जो कहती है कि चीन के कब्जे की 1-1 इंच जमीन जो है वापस लेनी है, ये जिम्मेदारी है भारत सरकार की और हमारे आपके ऊपर। इस प्रतिबद्धता का एक बार भी ये गद्दार जीएनपीसी बात करती है? ये नकली राष्ट्रवादी बीजेपी वाले बात करते हैं, मोदी महोदय बात करते हैं? कभी नहीं बात करते। और उनकी जो पूरी सिपा सालार मंडली है, यूट्यूब पर यहां वहां, और ये बात करते हैं सब टीवी चैनल वाले, जी न्यूज कभी बात करता है कि भारत की संसद के द्वारा पारित जो है प्रतिबद्धता का एक प्रस्ताव है, जो कहता है कि जब तक भारत चीन के कब्जे वाले 1-1 इंच जमीन वापस नहीं लेगा, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो ये गद्दारी है इन चैनल वालों की। लेकिन चैनल वालों के, मैंने टीवी चैनल गद्दारी विषय में बहुत कहा जाता है, न तो इनको नैतिक साहस होता है, यानी साहस होता है भारतीय जनता दल का सामना करने के लिए, न कभी बुलाने के लिए। ये उन्हीं देश के दुश्मन के जो तंजीम में हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, उन्हीं के प्रवक्ताओं को बुला करके ये प्रलाप, और वो प्रलाप में अधिकतर हिंदू मुस्लिम ये कराते रहते हैं। तो इसका तो एक उपाय यह भी है कि हमारे भारतीय भाई बहन इन चैनलों का बिल्कुल बहिष्कार करें, और इनकी व्यूअरशिप को डाउन करें, तब जाकर के शायद इनकी चमड़ी बड़ी मोटी होती है, इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है। जब इनका व्यापार पर असर होता है, इनके पैसे पर असर होता है, इनके आर्थिक मामलों पर असर होता है, तब जाकर के इनको
माने उस असर को महसूस करते हैं, महसूस होता है उनको। तो ये कभी भी जो है संसद के द्वारा पारित उस प्रतिबद्धता का जिक्र तक नहीं करते हैं ये गद्दार चैनल वाले। और नकली राष्ट्रवादी, धोखेबाजी राष्ट्रवादी, ये जो है ये बीजेपी वाले। देखिए, संसाधन की कमी है, क्या अनाप शनाप बक के जाते हैं प्राइवेट में, और जो सिखाए पढ़ाए छुट भैया आते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि मेरी रोजी रोटी का सवाल है। रोजी रोटी का सवाल मतलब कुछ पैसे उसे दे करके बीजेपी के नेता उनसे कहलवाते हैं, तो उनकी भी मजबूरी है। तो ये भी बात समझ में आती है कि ये शब्द उनके नहीं है, ये उनके आकाओं बीजेपी वालों का है। और हमारे भारतीय जनता दल का पदाधिकारी भी उनकी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ नमूने अब जरा सुन लीजिए, जो कहलवाते हैं बीजेपी के आका लोग अपने छुटभइयों को जिनको भेजते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास, कहलवाते हैं ये एकता के कुत्ते, यानी जो है भारतीय जनता दल को क्या बोलते हैं? एकता के कुत्ते। कौन बोलते हैं? बीजेपी के नेता। बीजेपी के नेता कहलवाते हैं अपने छुट भइयों को सिखा पढ़ाकर, पैसे उसे दे करके। वो तो आकर बताते हैं कि साहब मेरी नौकरी का सवाल, मेरी रोजी रोटी का सवाल। एकता के कुत्ते तो बोलते हैं। और शायद प्राइवेटली यह भी कहते हैं कि साहब जो YouTube के माध्यम से YouTube वाले सर हैं, जो लगभग उनकी जितनी भी बातें हैं वो देश की चिंता, देश के लिए जो उनकी चिंता है, हम लोग बहुत उससे प्रभावित हैं। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारे पास कोई और नौकरी का साधन नहीं है। तो वही जो सिखा पढ़ा करके कुछ पैसे उसे दे करके भेज के करते हैं। जेपीसी के तो जितने नेता हैं कभी भी इस बात के नहीं कहते भाई इस देश के साथ जो गद्दारी किया नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, उस पर एक शब्द का अफसोस, एक शब्द का माफीनामा नहीं, बस धमकी, देख लेंगे, पानी सर से ऊपर निकल गया है। भाई क्या देख लोगे बताओ? ये तो मालूम है कि तुम जो है गुंडे और माफियाओं का गिरोह हो, मारपीट कर सकते हो, गायब करा सकते हो, तो ठीक है। लेकिन ये समझो कि ये पूरा देश तुमसे डर गया है, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल लो। तुम्हारी भारत के खिलाफ जितनी करतूतें हैं, अभी सारी करतूतें तो बता भी नहीं पाए, वो सब बताई जाएंगी। और हमारे देश के जन जन को, खास करके जहां पर भी अभी समर्थन मिल रहा है, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कि भारतीय भाई बहनों को जन जन तक समझाया जाएगा। इस अभिशाप जीएनपीसी के साजिश का शिकार होना बंद करिए। इससे निजात पानी है हमको, आपको भी, और इस देश को भी। तो बात हो रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि इस जीएनपीसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से या चीन के वाम दल से इसने समझौता किया। तो सर्वोच्च न्यायालय महोदय ने क्यों नहीं इसकी मान्यता रद्द करने के लिए आदेश दिया, और चुनाव आयोग की आत्मा क्यों नहीं जागी? वो अपने पावर तो बहुत दिखाती है, वो हाईकोर्ट का भी जो ठेंगा दिखाती है।
और उसकी आत्मा नहीं जागी कि एक इस देश की शत्रु, इस देश की दुश्मन एक पार्टी है जो जो इस देश के साथ गद्दारी करती रहती है, उसकी मान्यता रद्द करके दिखाया। यदि थोड़ी भी देशभक्ति की जवाबदेही चुनाव आयोग पर भी है। देशभक्ति की जवाबदेही हमारे जन जन पर है, प्रत्येक भारतीय भाई बहन पर भी है और प्रत्येक संस्थाओं पर भी है। और उन संस्थाओं में एक जो है चुनाव आयोग भी आता है। जब उसको पता चला कि जब चुनाव आयोग को पता चला कि इसने दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इस पार्टी ने समझौता किया है, उसी वक्त इस चुनाव आयोग को चाहिए था कि इस जो है कांग्रेस की मान्यता जो है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रद्द कर दे, लेकिन रद्द इसने नहीं किया। तो चरित्र देखिए ना इसका। तो और सर्वोच्च न्यायालय महोदय ने बस थोड़ा सा मैंने आश्चर्य व्यक्त कर दिया कि हमने तो पहली बार, सुप्रीम कोर्ट क्या कर, हमने तो पहली बार देखा है कि दो देशों के राजनीतिक दलों के बीच में इस तरह का समझौता हुआ। अरे सर्वोच्च न्यायालय महोदय, आप देश की सुरक्षा और देशभक्ति की जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, लेकिन ऐसे ही आप डील करेंगे। और उसके बाद की सरकारें जो है चीन के आगे बिल्कुल कायर की तरह, भीड़ की तरह पेश आती रही। उस चीन ने हमारा लद्दाख का एक भाग अक्साई चीन के रूप में दबा के रखा है। उसके प्रति उसकी एक एक इंच जमीन वापस लेने के लिए हमारे संसद के द्वारा पारित एक प्रतिबद्धता है। उस संसद के द्वारा पारित उस प्रतिबद्धता का जिक्र जेएनपीसी एक बार भी नहीं करती है। राष्ट्रवादी मोदी एक बार भी नहीं करते हैं। राष्ट्रवादी बीजेपी वाले एक बार भी नहीं करते हैं। ये चैनल वाले जो कि अपने चौथे स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, एक बार भी नहीं करते। यही तो गद्दारी है, यही गद्दारी है अपने मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ। और जब भी पेश आते हैं चीन के आगे कायरतापूर्ण, हमारी जमीन वो दबा के बैठा है, हमारी खुद की जमीन। और तिब्बत पर जो उसका कब्जा है वो नेहरू की ही गद्दारी का एक परिणाम है। तो हमेशा जो है, और बॉर्डर पर कोई सड़क नहीं था, अब सड़क बन रही है। तो सड़क न बना करके इन देश की गद्दार जेएनपीसी वालों ने 15-20 हजार वर्ग मील और घुसवाया उस चीन को। लेकिन देखिए कैसे ये मौका दे रहे हैं, ये झूठे राष्ट्रवादी उस राहुल को कह रहा है कि अब वो ये कह रहा है कि मोदी जी जो है चीन को घुसवा रहे हैं। ये मौका कौन दे रहा है? झूठे राष्ट्रवादी। और झूठे राष्ट्रवादी का ऐसे लोगों को गद्दार ही समझिए, जो इस देश के गद्दारों की इस तरह से मौका दे, पूरी छूट दे बोलने का, करने का, और पूरे छुट्टे सांड की तरह जो है वो डालते रहे, तो वह इस देश का गद्दार है। वो राष्ट्रभक्त नहीं हो, वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है। एक बात थोड़ा सा इस बीच में हम कहते हैं, इतनी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आज कम से कम 9:30 से वीडियो जो जारी हो चुका है इसका भारतीय जनता दल का, ये सारी सामग्री देश के संबंध में, देशभक्ति के संबंध में, आवाम परस्ती के संबंध में, इन देशभक्ति सामग्री से इन बीजेपी वालों का कोई सरोकार नहीं है। बस एक झूठा सनातन
वो जो 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 वो छोटे भाइयों से सिखा पढ़ा करके जो भेजते हैं, वो कहते हैं कि भाई उनका पहले तर्क जरा सुनिए आप लोग। कहते हैं कि इस भारतीय एकता से सनातन को खतरा है। आकर ये तर्क देते हैं कि भारतीय एकता से सनातन को खतरा है। जरा जरा कोई उनसे पूछे कि इसी हिंदू सनातन धर्म ने संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम। वो पूरा श्लोक ऐसे है, अयम निज परोवेद गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक है पूरा, जो वसुधैव कुटुंबकम कहा करते हैं। पूरा श्लोक यही है कि अयम निज परोवेद गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उसका अर्थ है कि यह हमारा और वो तुम्हारा है। यह जो है क्षुद्र बुद्धि का परिचायक है। जो उदार चरित्र के होते हैं उनके लिए तो पूरा यह विश्व ही जो है एक परिवार लगता है। यह उपदेश है उस जो है उस श्लोक का। तो हमारे सनातन ने ये शिक्षा दी है, ये उसका दर्शन है। आज उसी से प्रेरणा लेकर के भारतीय एकता के लिए जो ये भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है, तो बीजेपी के लोग अपने सिवा सालारों को सिखा पढ़ा कर भेजते हैं। एक तो बोलते हैं कि भारतीय जनता दल वो एकता का कुत्ता है नंबर 1, और इस भारतीय एकता से उनके सनातन को खतरा है। तो ये कितने झूठे किस्म के, धोखेबाज किस्म के और छल कपट करने वाले ये राष्ट्रवादी हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। ये सभी देशवासी बिल्कुल अच्छी तरह से समझे इसको। तो ये बताना आवश्यक था। तो चीन के आगे जो है ये गद्दार जेएनपीसी ने तो इसी देश के खिलाफ गद्दारी करके चीन के सारे हितों को साधा है। चीन ने हमारी जमीन भी हड़पी है। चीन जो है अवैध रूप से तिब्बत पर भी कब्जा कर रखा है। हालांकि तिब्बत के कब्जे में गद्दार नेहरू का हाथ है, और तो अवैध रूप से उसका तिब्बत पर कब्जा है। अवैध रूप से जो है लद्दाख का जो वो भाग है अक्साई चीन वाला वो कब्जा है। और हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए अक्साई चीन वही भाग है जिसमें इसने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी के थ्रू बन रहा है। ये सारी गद्दारी जो है इससे जवाहरलाल नेहरू की है भारत के खिलाफ। देश जाने इसको। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम इसको समझे। और जब जेएनपीसी को समझे तो इन झूठे राष्ट्रवादियों से भी सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी घिग्घी क्यों बंद है। चैनल वालों से भी सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी घिग्घी क्यों बंद है, किसको तुम बुलाते हो बस करने के लिए। और ये चैनल वाले यानी जिस चीन का समर्थन करते हैं सब, ये खुले रूप में ये कम्युनिस्ट वाले, उन्हीं के प्रवक्ताओं को बुलाते हैं सब। तो कितने बड़े देश के दुश्मन हैं ये चैनल वाले, जरा आप समझिए इनको। तो अच्छा, और फिर इस जेएनपीसी वालों ने जो चीन हमारे सारी जमीन को हड़प करके बैठा है, तो कई बार सवाल किया गया, अरे यही प्रणब मुखर्जी जो कि बाद में राष्ट्रपति बन गया, वो कह रहा कि हम चीन के साथ रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, बना रहे हैं ब्रिक बाय ब्रिक, ईंट रख करके। और ब्रिक बाय ब्रिक जो रिलेशन बना है उसका अर्थ यही था कि हमारी जो जमीन जो है वो हड़प कर बैठे, हम उसके लिए अपना बाजार भी खोल दें
और उसकी आर्थिक जो है गतिविधि को भी मजबूत करें। और वो उल्टा ये भी जरा देखें, वो उल्टा जो है वो क्लेम करे कि भाई ये अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। ये इस तरह की बात भी झेलते रहे और इनसे लिखवाते थे, भारत के राजनयिकों से लिखवाते थे कि व्यापार में कि ये डिक्लेयर करिए कि वन चाइना पॉलिसी, माने कि ताइवान भी हमारा है, इसको कबूल करिए। ताइवान तो हमारा है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है। हमारे देश का जब भी कोई रक्षा मंत्री, कोई और मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तब ये आपत्ति उठाता है चीन। और वो जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए वो वीजा इशू करता ही नहीं है। कहता है कि भाई चूंकि मेरे देश का भाग है तो इनके लिए वो कौन सा वीजा। इतनी खुराफात करता है। उसके आगे ये भारत सरकार तो शुरू में तो खैर कायर थी, इसमें भी लगभग वही कायरता दिखा रही है। जरूरत इस बात की है और देशभक्ति का तकाजा है। और हमारे सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, जिन्होंने खून दिया है इस देश की आजादी के लिए, वो खून का तकाजा है कि हम चीन के सामने जो हमारा हक है, इस देश का हक है, वो उसको जताएं कि लद्दाख लद्दाख का जो पोर्शन वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। हम तिब्बत को भी लेंगे और हम तुम्हारा बीजिंग भी लेंगे। क्यों? कि हमारे देश का जो एक ऐतिहासिक राजा था कनिष्क, उसके राज का उसके साम्राज्य का विस्तार जो है वो बीजिंग तक था। आज कहने की जरूरत है चीन के सामने कि बीजिंग भी हमारा है। तो बीजिंग हुआ, तिब्बत हुआ और जो अक्साई चीन, ये सब जो है भारत का है। देश के गद्दारों ने इसको दे दिया है, वो बात दूसरी है, लेकिन भारत का है और भारत इसको लेके रहेगा। आज नहीं तो कल, चाहे शांति से, चाहे किसी और तरीके से या युद्ध से। ये कहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल का यह स्पष्ट विचार है कि जिस तरह से जो कायरता जेएनपीसी ने दिखाई, जो गद्दारी उसने दिखाई, वो गद्दारी देश पर कलंक है। और उसी के आसपास ये मोदी महोदय बोलते बड़े बात तन करके कुछ नहीं, हमेशा दब करके कभी भी नहीं बोले कि भाई जो अक्साई चीन हमारा है, हम इसको लेंगे। तिब्बत पर तुम्हारा अवैध कब्जा है, वो भी लेंगे। भारतीय जनता दल एक कदम और आगे कि तुम्हारा अवैध कब्जा अक्साई चीन जो लद्दाख का भाग जो है उस पर है, तिब्बत पर भी तुम्हारा अवैध कब्जा है और बीजिंग भी हमारा ही है। और इसको हम लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल, शांति से या जिस भी तरीके से तुम दे सकते हो, लेके रहेगा। ये हुआ राष्ट्रभक्ति का तकाजा। और लेकिन उसके पहले इन गद्दार काले अंग्रेजों को यहां से भगाना है, उनको नस्ल नाबूद करना है, तब ये संभव होगा। केरल के हमारे भारतीय भाई बहन 20 में से 18 एमपी भेजते रहेंगे, महाराष्ट्र के लोग भेजते रहेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भेजते रहेंगे। कौशिक कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन अभी भी उस कांग्रेस से चिपके रहेंगे। पंजाब के लोग अभी भी कांग्रेस से चिपके रहेंगे। तब ये संभव नहीं होगा। देश के गद्दारों को वोट करना और उनको सत्ता में बिठाना, ये सबसे बड़ा राजनीतिक, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अपराध है और राष्ट्रीय कलंक है। तो ये आवाम के लिए है।
तो चीन के सामने ये जो कायरों की तरह ये जो सरकार है जो पेश आ रही है, ये इस देश को और भारतीय जनता दल को मंजूर नहीं है। पीओके के विषय में आज तक ये भारत सरकार नहीं कह पाई कि पीओके जो वो हमारा हिस्सा है, और उसको बिल्कुल स्पष्ट वार्निंग देकर के इस पाकिस्तान को कि यदि इस तारीख तक तुम नहीं सौंपते हो तो निश्चित है कि हम जो है जो भी उचित होगा वो उचित कार्रवाई करके हम उसको ले लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये राष्ट्रवादी हैं, धोखेबाज वाले राष्ट्रवादी, और हर तरह से धोखा। और इन समूह ने देश के साथ तो गद्दारी की है, अपने भारतीय समाज के खिलाफ भी गद्दारी की है। सिर्फ नफरत का माहौल देखिए कि भारतीय जनता दल ने जो तारीख 2 को हमारा नवरात्रि और शुभ पाक महीने रमजान दोनों साथ साथ शुरू हुए, और भारतीय जनता दल को बड़ी खुशी हुई और दिल खोल करके इसने बधाई दिया अपने देशवासियों को और दोनों शुभ अवसरों के लिए। आज जो भावना भारतीय जनता दल की भाई ये शुभ के रूप में प्रतीत हो, वो भावना तार तार हो गई। रोज झगड़े आ रहे हैं कि वो मीट की दुकान बंद नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, और महानगर के पार्षद वो आदेश इशू कर रहे हैं। यानी आपसी समझ और आपसी सद्भाव को इन सबों ने, इन राजनीतिक दलों ने इतना समाप्त कर दिया है। और समाप्त कैसे किया है कि अलग अलग पंथों के जो कट्टरवादी तत्व हैं उनको पाल करके। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल बार बार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि ये राजनीतिक पार्टियां हमेशा जो है नफरत का ही व्यापार करती हैं, और नफरत का व्यापार करने से ही जो आपसी समझ और आपसी जो सद्भाव वो गायब हो गया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि इन जो है माने भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, उनके लाख प्रयास के बाद भी, और वो जो कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों को पाल रखे हैं, उन असामाजिक और कट्टरवादी तत्वों के इस तरह से घिनौने चरित्र के बाद भी आप लोग सद्भाव को मत छोड़िए, आपसी समझ को मत छोड़िए। भारतीय जनता दल को बस ये संसाधन वाली बात है, वो इकट्ठा हो रहा है, तो थोड़ा सा संसाधन भी वैसे हम कुछ भी कहेंगे, संसाधन पर हम कुछ भी बोलेंगे तो ये हमको उपदेश देंगे। कौन उपदेश देंगे? जो खुद डकैत है। जेएनपीसी इतनी बड़ी डकैत है, वो उपदेश देगी। बीजेपी ने कैसे कैसे जो है इकट्ठा किया है पार्टी के नाम पर चंदा, वो उपदेश देगी। तो लेकिन फिर भी जो है, इसीलिए ये इस विषय पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। ये सबक तो हमारे भारतीय भाई बहनों की है और कुछ संस्थानों की है। टाटा, बिरला, अंबानी तंबानी जो है ये उन्हीं के पास जो है वो लाइन लगाएंगे देश के दुश्मनों के प्रति, सूटकेस लेकर के। कहना जो है वो नहीं होगा। इस अंबानी और अडानी के साथ सांठगांठ करके इस देश को लूटने वाली जेएनपीसी आज उल्टे अडानी अंबानी का नाम लेकर के इनके ऊपर आरोप लगाती है। और जितने उसके सिपा सालार हैं, एक गिरिजेश वशिष्ठ बराबर नाम लेता है अडानी अंबानी का। वो एक बार भी नहीं लेता है कि भाई ये अडानी अंबानी पाले हुए जो है उद्योगपति जेएनपीसी के हैं, एक बार भी नाम नहीं लेते।
देखिए हम ये जरा समझिए, हमारा देश जो है, जब हम अपने आम भारतीय भाई बहनों को मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। लेकिन दूसरी ओर एक जो कि राजनीति में, सिस्टम पर, तंत्र पर, संसाधन पर जो काबिज हैं, अमूमन वो देश के गद्दार हैं सब। ये तो देखने में आता है। इसीलिए अब भारतीयों, इसलिए अपनी आदरणीय भारतीय अवाम है, इस बात को बड़ी गंभीरता से ले कि इन सभी शक्तियों से निजात पाना है। और किस किस तरह का रूप सब दिखाते हैं, मानी हर वक्त विखंडन का। हिंदू सनातन हमारा एक बहुत पुराना दर्शन है, शैली है, और सबका विश्वास है, और बाकी सब पंथ वाले आदर भी करते हैं। कट्टरवादियों को छोड़ दीजिए, आदर भी करते हैं। लेकिन ये जीएनपीसी हर वक्त हमारे हिंदू सनातन आस्था का अपमान करती है, हर वक्त करती है। कभी हिंदू आतंकवाद की थियरी को रचने वाले कौन थे? यही दिग्विजय सिंह, चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे, और सबके ऊपर बैठा हुआ ये गद्दार राहुल गांधी, हिंदू आतंकवाद। और जाकर के विदेशों में क्या बोलता था कि हिंदू आतंकवाद भारत में जो मिस्र का जो आतंकवादी संगठन है, मुस्लिम ब्रदरहुड, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और कहता है कि हम हिंदू हैं, और हिंदू में भी क्लीवेज, उसमें भी विखंडन। एक असली हिंदू तो पता नहीं क्या क्या बोलता है, एक असली हिंदू है, फिर हिंदू है, तो हम विखंडन की बात करता है ये गद्दार राहुल गांधी। और जब भी मौका पड़ा है तो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे विश्वास के जो आदर्श हैं, प्रभु राम इत्यादि को, उसको इन सबों ने लिखित में कोर्ट में दिया कि राम नहीं है भाई, काल्पनिक है ये सब। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो तमगा लूटने के लिए हमने ही ताला खुलवाया, हमने ही ताला बंद करवाया, हमने ही शिलान्यास पूजन करवाया। और राम मंदिर न बने, राम काल्पनिक हैं, हिंदू आतंकवाद है, इसकी जड़ में है ये गद्दार जेएनपीसी वाले। लेकिन ये बीजेपी वाले ऐसे ही गद्दारों को पालते हैं। इसलिए बीजेपी वाले इस देश के कम गद्दार नहीं है। तो सुनने में आया कि फिर इसने शुरू किया, इस गद्दार राहुल गांधी ने, कि वो वैष्णव और शैव, तो शैव क्या, जो मांस खाते हैं वो शैव है, जो सब मांस नहीं खाते। अरे भाई, तुम तो इस देश को बांट करके गांव बांटा, लोगों में बांटा, परिवार में बांटा, और बांटने का अभिशाप तो तुमने दिया ही इस देश को, भेद विभेद और बांटना। तो इनके लिए कोई पंथ या पंथ आधारित जो समुदाय को बांटना कोई नई बात नहीं है। ये अभी भी पड़े हुए हैं इस देश में, ये दुख की बात है। अभी भी केरल की 20 में से 18 सांसद जो है आ रहे हैं, ये दुख की बात है। राजस्थान के लोग वोट कर रहे हैं, ये दुख की बात है। छत्तीसगढ़ के लोग वोट कर रहे हैं, तब ये दुख की बात है। हरियाणा के कौशिक कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन अभी इसको वोट कर रहे हैं, वो दुख की बात है। महाराष्ट्र के हमारे भारतीय भाई बहन इस जेएनपीसी को वोट कर रहे हैं, ये दुख की बात है। इसी दुख का निवारण करना है। और ये दुख सिर्फ जेएनपीसी से नहीं है, इसी के टक्कर की गद्दार है वो ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी जो दुख दे रही है इस देश को, विशेष रूप से कुछ तो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले, अभी भी उसके मोह माया जाल में है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका
इस जो है गद्दार जो ममता बनर्जी है, इसको मुंह जान फंसे हुए हैं, और वो सिर्फ कट्टरवादी सोच, यानी इस्लाम आस्था में जो कट्टरवादी सोच है उसकी पोषक है वो। जैसे बताया गया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों जो तबका है, इस मुल्क के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही मुल्क परस्त है, लेकिन उसमें जो कट्टरवादी तत्व जो पैदा किए गए हैं वह इस मुल्क के लिए उतने ही घातक है। तो कट्टरवादी तत्व को तैयार करने के लिए एक संगठन बना हुआ है, एक संगठन इसी जेएनपीसी ने बनाया हुआ है, पीएफआई असिमी। तो पीएफआई सिमी जो है इसी जेएनपीसी ने बनवाया है, सिर्फ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कट्टरवादी तत्वों को तैयार करना, और उसकी निगाह से दोहरे फायदे हैं। कट्टरवादी बन जाएंगे तो ये जो कट्टरवादी हिंदू सनातन के हैं उनको पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को उन्हीं को दिखा करके निशाना साधने का मौका मिलेगा। तो ये एक फायदा तो उनकी निगाह से ये हुआ, और दूसरा कि यदि कट्टरवादी तत्व रहेंगे तो इन्हीं से हम जो है हिसाब फैलवाएंगे, इन्हीं से जो है दंगे वो करवाएंगे। देखिए इन जो देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, भारतीय आम ताकत दल तो उनके चरित्र को, उनके कर्तृत्वों को बताएगा, लेकिन फैसला आपको करना है कि इस देश को, हमको, आपको इन देश की गद्दार संगठनों से निजात पानी है कि नहीं पानी है, मुल्क की अहमियत है कि नहीं है। और शायद इसमें सबसे बड़ी बाधक ये बीजेपी है। बीजेपी जेएनपीसी को इस देश के गद्दार के रूप में माने बेनकाब न हो, देखी न जाए, पहचानी जाए, इसमें सबसे बड़ी बाधक है ये बीजेपी। देख लीजिए ना, जिसे राहुल गांधी की बराबर गद्दारी इसकी चल रही है। अभी जो है वो बोला है कि चीन को घुसा रहे हैं मोदी जी, लेकिन ये बीजेपी या मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, नैतिक रूप से इतना गिरे हुए हैं उसके आगे कि अरे भाई, तुम्हारे जो बाप के नाना ने जो है इस देश के साथ जो गद्दारी किया है, पहले उसका हिसाब तो दे दो, तब तुमको बोलने का अधिकार बनेगा। इतना भी नैतिक साहस, नैतिक बल इस बीजेपी वालों को, इस गद्दार राहुल गांधी के आगे नहीं बनता है। देखिए ने, इसी प्रकार तमाम इनके तरीके हैं इस गद्दार जेएनपीसी को बचाने के। तो आप जानते हैं कि अपराध की भाषा में जो अपराध को बचाता है, अपराध की शील्डिंग करता है या अपराधी की शील्डिंग करता है, वो कानून की नजरों में अपराधी के बराबर ही वो अपराधी माना जाता है, जो शील्डिंग करता है, जो उसको सह देता है। तो जितनी गद्दार जेएनपीसी और अभिशाप इस देश के लिए जेएनपीसी है, इसको सह देने वाली ये बीजेपी भी उतनी ही गद्दार और उतनी ही अभिशाप है। और ये जैसा बताया गया है कि इस अभिशाप को अभी भी वो जागृति जो है कि ये अभिशाप है, हमारी आवाम की जागृति होना बाकी है। तो जिस जेएनपीसी ने प्रभु राम को अपमानित किया कि ये इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो काल्पनिक है, और ये राम मंदिर का जब मसला आया तो ये कपिल सिब्बल देश का बहुत बड़ा गद्दार है ये, तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि इसकी सुनवाई जो है 2019 के बाद रखी है, यानी 2019 तक टाल दीजिए। मतलब कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये सबसे बड़ी बाधा
यही यही था, कपिल सिब्बल और जेएनपीसी वाले। और जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो दीपक मिश्रा, उनको डराने धमकाने के लिए वो उनके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट लाने का इन सबों ने षड्यंत्र किया। वो तो धन्य मनाइए कि इन सबों की मेजॉरिटी नहीं थी, लोकसभा में तो थी ही नहीं, थोड़ी बहुत ये काबुल यानी उसको जोड़ जाड़ करके मेजॉरिटी यहाँ पर ला सकते थे राज्यसभा में। तो उस इम्पीचमेंट से, उस महाभियोग से वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र बहुत डर गए और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि यदि इस तरह से होगा तो हम कोर्ट जाना ही छोड़ देंगे। तो इन सबों ने राज्यसभा में लाया था। तो उपराष्ट्रपति, इस भारत का उपराष्ट्रपति जो है एक्स ऑफिसियो यानी पदेन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ऑफिस, वो राज्यसभा का प्रमुख होता है, उसका चेयरमैन होता है। तो वेंकैया नायडू कहीं बाहर गए थे, शायद दक्षिण भारत में कोई टूर पर, वो तुरंत वापस आए और राज्यसभा की बैठक के पहले ही उन्होंने इस जो महाअभियोग का जो प्रस्ताव था जो कि इसमें रखा गया था राज्यसभा में, वो उन्होंने खारिज कर दिया। और खारिज करके बस जो राज्यसभा की बैठक हुई उसमें उन्होंने घोषणा कर दिया। अब फिर मैंने उपराष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ फिर ये कपिल सिब्बल भागा सुप्रीम कोर्ट गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग के लिए प्रस्ताव ले गया राज्यसभा ने जब खारिज कर दिया तो फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। तो ये देश देख रहा था। तो जब इसको अपनी बेवकूफ़ी पर बधाई तो लगा उस केस को यानी वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है वापस नहीं करेंगे, आप बहस करिए, आपको हम मैंने बहस करिए तो हम दिखाते हैं आपको। तो इस कदर का जो है, ये सब गद्दार हैं जेएनपीसी वाले। और इस पर तमाम जो है तो दीपक मिश्रा की वो हिम्मत नहीं हुई। और फिर जब ये वो वास्तव में रंजन गोगोई ने एक किताब लिखी है कि जस्टिस फॉर द जज, ये उस किताब का नाम है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जब इनके पास केस आया तो फिर उसमें दो जज थे, एक थे वो यही एन.वी. रमना और एक थे वो शायद नाम भूल रहा है, ललित करके कोई। तो इन सबों ने आरोप लगाया कि ललित जो है वो वकील रह चुके हैं और इस केस में जो है कुछ इस तरह से आरोप ये सब तो बहुत धूर्त किस्म के है ना। तो जो 5 जजों की बेंच थी उसमें से 2 ने अपने आप को अलग कर लिया। अपने आप को अलग करने वाले में ये रमना भी थे जो कि इसमें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। तो फिर इसके बाद रंजन गोगोई ने अशोक भूषण और नजीर करके उनको लिया। फिर इसके बाद ये सब कहने लगे कि एक जो है मीडिएशन कमेटी, एक यानी मेलजोल कराने वाली कमेटी गठित किया जाए, मतलब सब टालने वाली बात किसी तरह टले। तो रंजन गोगोई ने कहा रखा था कि हम अपने वो रिटायर होने के पहले इस केस को निपटाना चाहते हैं। वो अपना इंटेंशन, अपना इरादा वो पहले बोल चुके थे। तो
इसके बाद वो जो है मेडिएशन के लिए जो बनी थी वो कमेटी भी फेल हो गई, वो बना रिपोर्ट, मतलब टाइम कंज्यूमिंग, समय खाना बिला वजह, समय को बर्बाद करना, इसी में सब लगा रहा। तो अब समय बहुत यानी कम बचा, तो फिर क्या हुआ भाई कि जो सबूत पेश किए गए थे, कोई उर्दू में है तो कोई फारसी में है तो कोई अरबी में है, कोई इस भाषा में तो उस भाषा में, फिर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी बहुत वक्त जाया हुआ। अब गोगोई साहब को लगा कि भाई कि ये चक्र तो बड़ा खतरनाक है, तो उन्होंने कहा कि सुनवाई दिल्ली होगी। तो दिल्ली के हिसाब से भी जो है वो समय कम पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो सुनवाई अक्सर सुप्रीम कोर्ट में बस 3 बजे तक होती है, उन्होंने कहा अब ये सुनवाई 5 बजे तक होगी, वो भी दिल्ली होगी। और उन्होंने डेट भी दिया गया कि इसी तारीख तक अंतिम सुनवाई होगी। इस तरह से डंडा लेके बैठे रंजन गोगोई, तब जाकर के ये केस काबू में आया, वरना बार बार ये गद्दार जीएनपीसी उसको डिरेल करने की कोशिश कर रही थी, और तमगा लूटने के लिए कि राम मंदिर मेरे भरोसे वो जो है बना है, कि हमने जो है ताला खुलवाया, शिलान्यास पूजन करवाया, ये इस टाइप की है। और वैसे जो है कि वैसे तो ये जुडिशरी थी, इसने फैसला दिया, लेकिन भारतीय जनता दल का ये मानना है कि इस देश में हम साथ साथ रहे हैं, साथ साथ रहना है, और कोर्ट के फैसले से दूर राम मंदिर के पास में ही यदि मस्जिद बनती, ये बहुत अच्छा संदेश जाता है। इस जो है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी बात छोड़ दीजिए, असदुद्दीन ओवैसी बोलता है क्या, उसकी भी बात छोड़ दीजिए। भारतीय जनता दल अपनी बात कहता है कि उसी राम मंदिर के बगल में यदि मस्जिद रहती, और आज भी हम काम है, हम क्या अपनी भारतीय जनता दल, तो एक अच्छा संदेश जाता है पूरे विश्व में। लेकिन कट्टरवादी तत्व हर जगह जो हावी होते हैं, कट्टरवादी तत्व कहते हैं कि भाई यदि यहां राम मंदिर है तो 10 कोस पर जो है वो मस्जिद बने। ये भावना सबूत देखे ना, ये बीजेपी वालों की, जरा इनसे पूछे कि आपके सबका साथ सबका विश्वास का क्या मतलब है कि राम मंदिर यहां बने और 20 कोस पर जो है वो मस्जिद बने। ये छलने वाले हैं देश को। राम मंदिर का जिक्र तो मैंने इसलिए किया कि किस तरह से ये जीएनपीसी राम मंदिर के मुकदमे को टालती रही, और इसमें भी हाकड़ी देखिए, जब मामला राम मंदिर बाबरी मस्जिद का हाईकोर्ट में था, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट जो लखनऊ में थी, वहां इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, ये कट्टरवादी तत्व हिंदू सनातन वाले धर्म संसद बिठा रहे हैं, हम तारीख तय कर रहे हैं, मंदिर बना, पूरी हैकड़ी, यह देश हैकड़ी से चलेगा। वो भी यानी जो है वो मतलब कि ये जो हैकड़ी बात जो सरकार पार्टी है, उसके कारण बराबर हैकड़ी दिखाते रहे। धर्म संसद का तो यही था, यही है ना, क्या कहने कि वो अपराधी दीपक त्यागी जो कि बन गया है यति वो नरसिम्हानंद। 300 की हैकड़ी ने पूरे वातावरण को जो है तबाह किया, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फलाने बोलते रहे भाई जो भी अदालत का फैसला होगा मंजूर होगा। जब अदालत का फैसला आ गया सर्वसम्मत से, तो तमाम तरह की बातों, अरे हम भी अपनी मस्जिद बनाएंगे, हमने जो है गया सोफिया, पता नहीं वहां टर्की का उदाहरण दे करके। तो ये कट्टरवादी जो तत्व हैं अपना रंग कब दिखाते हैं, देश को इनसे सावधान होना चाहिए। लेकिन दुख इसी बात का है कि कट्टरवादी तत्व
हमारे उन तबकों पर हावी रहते हैं और उनको बाइकाट करने की आवश्यकता है। ये जितने भी भारतीय जनता दल बार बार जो चेताता है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है उन्हीं कट्टरवादी तत्वों का उस गिरोह का एक जो है वो सरगना है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का के कट्टरवादी तत्वों का सरगना है। हालांकि उसमें भी भारतीय जनता दल की इसकी ठीक से जांच की जाए, ठीक से कि इसको फंड कहाँ से आता है, कौन खड़ा करता है, तो भारतीय जनता दल काफी विश्वास है वो सत्य भी होगा कि निश्चित है कि जीएनपीसी ने ही इसको और चीन वालों ने, देखिए नफरत से हमारा नफरत और भेद विभेद से हमारा भारतीय समाज कमजोर होता है। ये मंशा हमेशा चीन की रही है और हमारे जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं भारत के बाहर, उनकी मंशा रही है कि भारतीय समाज हमेशा बटा रहे, बिखरा रहे, कमजोर रहे। ये साजिश उनकी भी रहती है और चीन के पास तो इसमें काफी पैसा है। वो पैसे के बल पर तमाम जो है वो बौद्धिक वर्ग खरीद लिया, पत्रकारों को खरीद लिया है और कई नए किस्म के पत्रकार और जो आईएएस की कोचिंग चलाते हैं वो सब भी खरीदे हुए, चीन के द्वारा खरीदे हुए एजेंट ने एक नए किस्म के ये पैदा हो गए हैं, नए किस्म का। और एक नया जो है वो चीन के पैसे पर लगता है कि जो एक उसका नाम है गिरिजेश वशिष्ठ, उसका काम बस एक ही है कि जनता का यानी मोदी जी के कामों में अविश्वास प्रकट करना कि मोदी जी भारत की जमीन बेच रहे हैं, पूरा जमीन ही बेच दे रहे हैं। उन्होंने रेलवे बेच दिया, उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया, उन्होंने इंश्योरेंस बेच दिया, कुछ बचा रहे, अब जमीन बेच रहे। इसी का वो दुष्प्रचार कर रहा है गद्दार गिरिजेश वशिष्ठ। भारतीय आवाम ताकत ने बल्कि उसके किसी कमेंट में लिखा है कि तुम सबसे बड़े गद्दार हो। तो बात चले थी कि जो है ये चीन जो है जो वो फंडिंग करके देश के दुश्मनों को, देश के खिलाफ गद्दारी करने का उसने इंतजाम किया हुआ है। उसी इंतजाम में लगता है कि ये जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी जो गिरोह है उसका जो सरगना है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हो सकता है चीन की फंडिंग पर ही ऐसा करता हो और उसको दिखाता क्या है कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, हिंदू सनातन के प्रतिनिधि हैं, उसके मसीहा, सब झूठ। तो देश को खतरा बहुत है, इसलिए भारतीय जनता दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, सभी अपने आदरणीय भारतीय आवाम से निवेदन करता है, आपसी सद्भाव और आपसी समझ इसको जाने मत दीजिए। और कट्टरवादी तत्व तो हैं, भारतीय जनता दल की सीमा के अभी इसके पास साधन की ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन तब तक आपसी जो समझ है, आपसी जो सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, इसको हर कीमत पर बनाए रखिए। ये सब परास्त होंगे, वो भी भारतीयता के आधार पर, एकता, भाईचारा, सद्भाव, सब कुछ। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।